नमस्कार। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट बताती है कि बिहार में सवर्णों की संख्या 15.52% है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कई दावे किए जा रहे हैं। उनमें से एक दावा यह है कि बिहार में सवर्णों की संख्या कम हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ये सच भी है तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए मनोज मुकुंद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला सवाल तो यही है आपसे, पहला सवाल तो इसी का उत्तर मुझे चाहिए कि जो दावा किया जा रहा है कि बिहार में सवर्णों की संख्या कम हुई, क्या ऐसा है? देखिए, अब तक के जो आंकड़े थे जी, अब तक हम बिहार में सवर्णों की जब बात करते थे तो हमारे पास जो डाटा था वो था कि 15% के आसपास बिहार में सवर्ण मतलब हिंदू सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, इन चारों का डाटा अभी तक हम 15% के आसपास मानते थे। लेकिन जो आज जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जो 15% का आंकड़ा है उसमें हिंदू मुसलमान मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के सवर्णों की संख्या 15% है। अगर सिर्फ हम हिंदुओं के सवर्णों की बात करें, जो कि पहले हम 15% के आसपास मानते थे, वो इसमें इस डाटा में 10 से 10.5% के आसपास है। तो आप मान सकते हैं कि जो 15% हम मान के चल रहे थे वो घट के जो है 10-10.5% दिख रहा है। अच्छा जी, तो इसमें जो है ये जो आपने बताया कि पहले जो आंकड़े थे उसमें केवल हम हिंदू सवर्ण को मान के चले, इसमें जो है जो मुस्लिम समुदाय के जो सवर्ण है उनको भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया। हाँ। अच्छा, तो इसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि मतलब सवर्णों की संख्या कमी आई है। सवर्णों की संख्या में जो पुराना डाटा था, हाँ। जो अभी तक हम जातीय जनगणना के जो आंकड़े इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, हाँ। या फिर जो सर्वे एजेंसी हैं या हाँ। फिर जो सरकार जो पॉलिसी बनाती थी, हाँ। तो उसके हिसाब से जो डाटा हम इस्तेमाल करते थे वो डाटा 1931 की जनगणना के आधार पर जो डाटा सार्वजनिक हुआ था उस डाटा का इस्तेमाल करते थे। 1931 से लेके अब तक कोई इस तरह का जातिगत आंकड़ा हमारे पास, देश के पास नहीं था। ठीक है। तो ये पहली बार आंकड़ा जो है बिहार में आया है। ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सवर्णों की संख्या उस डाटा की तुलना में कम दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके लिहाज से इस बार सवर्णों की संख्या में कमी आई है। हालांकि कई मीडिया चैनल्स और कई जगह 2011 का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2011 में केवल जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना नहीं हुई थी। 2011 में जनगणना हुई थी और जनगणना के कॉलम में तत्कालीन सरकार ने एक जाति का कॉलम जोड़ा था, लेकिन उसमें जनगणना हुई, जाति का जिक्र हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई नहीं। ठीक है। तो जातीय जनगणना 1931 का ही आधार है। ठीक है। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो सर अब ये जानना चाहेंगे, जब ये बात क्लियर हो ही गई है कि सवर्णों की संख्या में कमी आई है, तो सर ऐसा क्यों है, क्यों कमी हुई है? अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, अगर थोड़ा पहले चलेंगे, अगर 20, 25, 30 सालों से देखेंगे तो साल 1990 से अब तक बिहार में 4 मुख्यमंत्री हुए। लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुए। तो 4 मुख्यमंत्री बिहार में अब तक हुए हैं। जी। अब बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, सामाजिक परिस्थितियों को समझेंगे, तो 1990 के आसपास जब जनता दल की सरकार बनी थी और जब उस वक्त मंडल का मामला सामने आया था, तो उस वक्त बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। बड़ी संख्या में लोग जो है ना अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे थे। हाँ। तो उस वक्त बिहार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। उस वक्त जातीय हिंसा हो रही थी। और रणबीर सेना वाला और माले वाली लड़ाई आपको पता है जी। तो उस समय का वो दौर था। तो उस दौरान बहुत सारे लोग जो माइग्रेट किए वहाँ से निकले। तो बहुत मुमकिन है कि उनका आंकड़ा, उनकी परिवार, उनकी फैमिली जो है ना बाहर नोएडा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाके बस गई। तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि वो जो दोबारा लौट के नहीं गए, तो उनका आंकड़ा हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा सम्मिलित न किया गया। अच्छा। इसलिए संख्या घटी हुई नजर आ रही है। अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास को हम देखें तो हम ये देखते हैं कि अभी तो आने वाले समय से नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, इन्हीं का ये मुख्यमंत्री रहे, इनका शासन चला है। उससे पहले अगर देखें तो सवर्ण मुख्यमंत्रियों की संख्या खूब थी। बिन्नेश्वरी दुबे हो गए और भागवत झा आजाद हो गए, सत्येंद्र नारायण सिन्हा हो गए। क्या ये भी एक कारण है क्या कि जो पिछली सरकारें थी उनमें सवर्णों का बोलबाला था और सवर्ण अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो थोड़े अनसेफ हैं, या फिर उनका कहिए तो एक तरीके से अवहेलना हो रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, इसको मतलब इसको आप राजनीतिक संख्या से, जनसंख्या के आंकड़े से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जब कर्पूरी ठाकुर के बाद, मतलब जनता पार्टी के उदय के बाद, आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ही बिगुल बजाया था। तो जनता दल के उदय से पहले बिहार में कांग्रेसों का कार्यकाल
जब था तो उसमें सवर्ण मुख्यमंत्री, सवर्ण नेताओं की अच्छी खासी हैसियत थी। बाद में कर्पूरी ठाकुर हुए, बाद में फिर लालू यादव का कार्यकाल आया। तो जब लालू यादव का कार्यकाल आया तब एकदम से बिहार की राजनीति शिफ्ट हुई। अच्छा। बिहार की राजनीति शिफ्ट हुई मतलब जो फॉरवर्ड डोमिनेट पॉलिटिक्स थी उसको लालू यादव ने बदल दिया। सामाजिक न्याय का नारा दिया, भीख नहीं भागीदारी की बात हुई। ठीक तो है। उसके बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली। तो ये बात सही है कि पहले सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सवर्ण नेताओं का बोलबाला था, लेकिन बाद के दिनों में 90 के बाद ये चीजें बदली है। अच्छा, और सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो 1931 में जो जातीय जनगणना अंग्रेजों ने करवाई थी और अब जो आज जनगणना हुई है, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? 1931 की जनगणना के हिसाब से और अभी की जनगणना के हिसाब से हम अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो नीतीश कुमार हैं, जिस कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनका आंकड़ा हम लोग मान के चलते थे कि 5% के आसपास है। नीतीश कुमार जब 1994 में नई पार्टी बनाए थे, समता पार्टी, जनता दल से अलग हो गए, तो उन्होंने लव कुश को अपना आधार वोट बनाया था। लव कुश मतलब कुर्मी कोयरी। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे, मतलब हम लोग मतलब जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इस फील्ड के लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, ये मान के चल रहे थे कि कुर्मी कोयरी का वोट बैंक बिहार में 11% के आसपास है। 6% कोयरी है, कोयरी मतलब कुशवाहा, और 5% कुर्मी है। तो ये दोनों का सामाजिक आधार मिला के नीतीश कुमार इसके नेता है। तो ये दोनों जातियां मिलके लालू यादव की जो वोट बैंक वाली जाति है, 13-14% जो यादवों के वोट बैंक, यादवों की जनसंख्या रही है, तो उसका काउंटर हम लोग मानते थे कि कुर्मी कोयरी नीतीश कुमार नेता है ना। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, जो अभी का आंकड़ा आया है, तो उसमें दिख रहा है कि 2.5% के आसपास कुर्मी है। अच्छा। और 4%, 4.5% के आसपास कोयरी है। तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तब जाके 7% के आसपास होता है। मतलब इन दोनों की तुलना में जो यादव का आंकड़ा है वो दुगुना है, मतलब 14% के आसपास है। मतलब कुर्मी कोयरी को 7% मान लीजिए, तो जो यादव आबादी है वो 14% के आसपास, 14% के आसपास। एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि सवर्णों की संख्या कम हुई है। दूसरा ये देख लिया कि यादव और मतलब जो नीतीश कुमार जिस कुर्मी की राजनीति करते हैं उसकी संख्या कम हुई है। हाँ, चिराग पासवान या पासवान पॉलिटिक्स 6% के आसपास हम लोग मानते थे कि पासवान जाति की संख्या 6% के आसपास है। इस रिपोर्ट में भी 6% के आसपास ही दिख रही है। वैसी माझी जीतन राम माझी जिस समाज की, जिस बिरादरी का राजनीति करते हैं, उसकी संख्या भी 3% के आसपास है। तो मेजर चेंज हमको लगता है कि कुर्मी आबादी में और जो सवर्ण वाली है उस आबादी में दिखने को मिल रहा है 1931 की तुलना में। मुसलमान और महादलित और दलित इन सब का लगभग सेम है। देखा जाए तो 4% के आसपास ब्राह्मण हैं, 4% के आसपास राजपूत हैं, भूमिहार 2.86% हैं। इन सबको जोड़ा जाए तो भी ये यादव जो 14% हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 10-10.5% हो रहे हैं लोग, 10-10.5% ही हैं। तो यादवों की इतनी संख्या बिहार में क्या पहले से इसका स्ट्रक्चर था या फिर यादव की संख्या? यादव पहले से डोमिनेट रहा है और यादव बिहार में जो है ना हर जगह है। मतलब बिहार में अगर ऊपर आप शुरू करेंगे, पश्चिमी चंपारण से लेके नीचे बांका तक जो है बिहार में यादवों की आबादी है। पूरा जो आपका मिथिलांचल का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ यादव डोमिनेंट इलाका है। तो यादव की आबादी पहले भी रही है और यादव पूरे बिहार में पाए जाते हैं। जैसे बाकी जातियों की बात करेंगे तो वो छिटपुट मेजर चंक है उनका, लेकिन यादव हर जगह, हर जिले में, हर इलाके में आपको मिलेंगे। तो सर ये कहें कि अब ये जो रिपोर्ट आई है उससे लालू यादव बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो यादव समुदाय से आता है और यादवों की संख्या खूब है, अच्छी खासी है, तो उनके लिए बड़ी फायदे की बात है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अब एक तरीके से देखें तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ये प्रचारित करने में कामयाब होंगे, ये प्रचार करेंगे और इसका फायदा उनके वोटरों को, उनके समाज को मिलेगा। प्रचार ये करेंगे कि आप बिहार में सबसे अधिक हैं, आपकी आबादी बाकी तमाम जातियों की तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। और इससे होगा कि अगर चुनावी दृष्टिकोण से इसको देखें तो चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मैसेज देंगे और जो पॉलिसी बनेंगी, अब कहेंगे कि भाई जो टिकट का बंटवारा हो इसी के हिसाब से हो। हाँ, जो चुनाव में जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हो वो इस हिसाब से हो, लोकसभा में टिकट का बंटवारा हो वो इस हिसाब से हो।
क्योंकि सबसे अधिक मेजर चंक जो है उनके पास है। लालू यादव ने आज एक बयान भी दिया कि जिसकी जितनी भागीदार हिस्सेदारी है उसकी उतनी मतलब हिस्सेदार जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको इसी हिसाब से देख लीजिए ना कि अब जो कि सिंगल लार्जेस्ट जो है कास्ट जो है बिहार में यादव के अलावा कोई उसके आसपास नहीं है इस वक्त। बाकी जो है वो समूह की बात हो रही है, बात समझ रहे? हाँ। आप एससी समूह हो गया या फिर अति पिछड़ा में जो क्लब 36% के आसपास का है, तो उसमें बहुत सारी सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन जो सिंगल जाति है यादव, उसमें यादव डोमिनेंट हो गया। तो इसका फायदा उनको मिलेगा, राजनीतिक रूप से मिलेगा, और इसका नुकसान कमोबेश हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा नीतीश कुमार को होगा। अच्छा, 24 और 25 में जो चुनाव होने, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा जो बिहार में चुनाव होने हैं, तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए कि अब ये जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं क्या? यादवों को लुभाने की कोशिश भाजपा भी करेगी क्या? या नीतीश कुमार अपने जो कोर वोट बैंक, जो कुर्मी, जो उनके वोटर्स हैं, उनको उनके साथ साथ वो यादवों को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे क्या? अब इसके लिए इसके मूल में आइए। अब आखिर जाति गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर जाति गणना की जरूरत बिहार को क्यों पड़ी? आखिर जाति गणना बिहार में क्यों कराई गई? इसको समझिए। इसको समझने का एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से देखेंगे तो 2014-2019 के चुनाव में एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था? पहले यूपी में, बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता था, ओबीसी वोट बैंक। लेकिन 14 में मिथक टूट गया, 19 में और टूटा। 14-19 में क्या हुआ कि जो ओबीसी वोट बैंक का बड़ा चंक था वो बीजेपी को शिफ्ट कर गया। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे जब बीजेपी नेताओं से ओबीसी को लेकर सवाल होता है तो बीजेपी के नेता मंत्री जो भी हैं वो तमाम ये बात को आगे कर देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, खुद पिछड़ी जाति के हैं। तो आप समझिए जो ओबीसी देश में या फिर बिहार में या फिर यूपी में एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा इनका बेस है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को पाने के लिए, इस वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, इस वोट को अपने साथ लाने के लिए बिहार में जाति गणना का दांव चला गया। और अभी आप देखिएगा, कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, महिला आरक्षण का जब मामला आया तो तमाम दलों ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। आखिर समस्या ये है इन लोगों के सामने, इन लोगों के पास, कि जो इनका ओबीसी जो कोर वोटर हुआ करता था वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। तो इसको तोड़ना है। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, अपने साथ लाएंगे नहीं बीजेपी से शिफ्ट करके अपने खाते में, तब तक इनको राजनीतिक रूप से 24-25 में फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस पर तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं और इसका फायदा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन या नीतीश कुमार, लालू यादव लेने की कोशिश करेंगे। तो 24 और 25 के चुनाव से पहले जो जातीय जनगणना आधारित रिपोर्ट आई है, अब ये बड़ी खास है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और इसके क्या किसको फायदा मिलेगा, क्या इसके पीछे मैसेज किया जा रहा है, ये सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो में हमने जाना। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या रहा है, इसके बारे में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।